आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का काव्य सिद्धांत। यह काव्य सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी विभिन्न परीक्षाओं में प्लेटो का काव्य चिंतन पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्लेटो या अफलातून यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। कहाँ का? यूनान का। वह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। तो अगर गुरु का नाम पूछा जाए तो सुकरात होंगे, और शिष्य कौन थे प्लेटो के? तो शिष्य थे अरस्तु। तो परंपरा बनती है सबसे पहले सुकरात की, उसके नीचे आपके आते हैं प्लेटो, फिर उसके बाद में आते हैं कौन? अरस्तु। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा को आप फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। इन तीनों दार्शनिकों की त्रयी ने ही पश्चिम संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार किया। तो पूछा जा सकता है प्रश्न के रूप में कि पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार किसने किया? तो तीन दार्शनिकों ने मिलकर किया था। सबसे पहले सुकरात का नाम आता है, फिर प्लेटो का नाम आता है, उसके बाद अरस्तु का नाम आता है, और इनको ही दार्शनिक त्रयी के नाम से जाना जाता है पश्चिमी संस्कृति में। प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती इजिना नामक द्वीप में हुआ था। तो इनका जन्म के जो स्थान है वो है एथेंस में, और उसके समीप एक द्वीप था जिसका नाम था इजिना, वहां पर हुआ था। और उसका परिवार जो था वो सामंत वर्ग से था। उसके पिता अरिस्टोन तथा माता पेरिक्टोन। माता पिता का नाम देख लीजिएगा, अरिस्टोन इनकी पिता के नाम था और माता का नाम था पेरिक्टोन। इतिहास प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। 404 ईसा पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बना रहा। तो इनका आप ये याद कर लीजिए कि ये कब शिष्य बने थे सुकरात के? तो 404 ईसा पूर्व में बने थे। और अगर प्लेटो का जन्म पूछा जाता है तो 447 ईसा पूर्व से इनका जन्म माना जाता है। आगे चलते हैं। जन्म अगर पूछा जाए तो जन्म इनका 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे हम अभी पॉइंट में बताएंगे। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के लिए प्लेटो की घृणा हो गई थी। उनके जो मेगोरा, मिस्र, साइरीन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की थी। तो सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई थी। किसके प्रति घृणा हो गई थी? प्रजातंत्र के प्रति। और उन्होंने विभिन्न स्थानों का पर यात्रा की थी और एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की थी। तो जब एथेंस वापस लौटे तब उन्होंने एक अकादमी की स्थापना की। प्लेटो इस अकादमी का अंत तक प्रधान आचार्य बना रहा। तो जो प्लेटो था वो अकादमी में जब तक वो जिंदा रहा तब तक अकादमी का प्रधान आचार्य बना रहा। प्लेटो का मत, प्लेटो के समय में कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। तो प्लेटो का मत, प्लेटो के समय में जो कवि था उसको समाज में एक आदरणीय स्थान प्राप्त था। उसके समय में कवि को उपदेशक, मार्गदर्शक तथा संस्कृति का रक्षक माना जाता था। प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु था। प्लेटो का जीवन काल यहाँ पे दिया गया है, जन्म वर्ष 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका मत था कि कविता जगत की अनुकृति है। जो कविता कवि लिखता है वो जगत की अनुकृति है। वास्तव में यही सत्य है, जगत स्वयं अनुकृति है। ये विचार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार है प्लेटो का। कहते हैं कि कविता जगत की अनुकृति है और जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दोगुनी दूरी पर है। वह भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है, अतः कविता अनुपयोगी है एवं कवि का महत्व एक मूची से भी कम है। ये पूरा वक्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसका है? तो प्लेटो का है। ठीक है, तो कवि को का स्थान उन्होंने मूची से भी कम माना है। प्लेटो की रचनाओं में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, और यहाँ लॉज होगा, ठीक है, और सिंपोजियम आदि प्रमुख हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, सिंपोजियम आदि हैं। दार्शनिक एवं विचारक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में काव्य को मूल प्रत्यय के अनुकरण कहा है। क्या कहा है? मूल जो प्रत्यय है, जो वास्तविक चीज है, उसको अनुकरण का अनुकरण कहा है।
जैसे बढ़ई महान शिल्पी ईश्वर के द्वारा निर्मित मूल बिंब का अनुकरण करके पलंग बनाता है, चित्रकार इस पलंग का अनुकरण कर चित्र बनाता है, साहित्यकार भी उसी बढ़ई द्वारा बनाए गए अनुकरण को अपनी रचनाओं का विषय बनाता है। तो देखा जाए तो सत्य को दुगनी से दूरी पर माना है उन्होंने एक कवि को, और बताते हैं कि जैसे कि एक बढ़ई है ना, वो अगर अनुकरण करता है जो सत्य चीज है उसको, जो मूल बिंब है उसको अनुकरण करके वो पलंग तैयार करता है, और चित्रकार भी इस पलंग का अनुकरण करके चित्र बनाता है, और साहित्यकार भी उसी बढ़ई द्वारा बनाए गए अनुकरण को अपनी रचनाओं का विषय बनाता है ना। तो इसी तरह कला और काव्य सत्य से तिहरी दूरी पर मानते हैं। तो किसको? कला और काव्य सत्य को, कि वो तिहरी दूरी पर प्लेटो जी मानते हैं, इसीलिए उन्होंने कला और काव्य को महत्वपूर्ण नहीं माना है। तो काव्य और कला संबंधी इनका विचार यही है कि कला और काव्य सत्य से तिहरी दुगनी पर होते हैं। प्लेटो ने संसार को सत और असत दोनों का संयोग माना है। प्रत्ययों पर आधारित होने के कारण सांसारिक पदार्थ सत है, पर समरूपता का अभाव एवं क्षण भंगुरता उसे असत बना देता है। प्लेटो ने दृष्टि जगत को दृष्टा की क्रिया का फल माना है। प्लेटो आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हुए इसे परम विवेक का अंश मानता है। प्लेटो ने सर्वोच्च सत्य या सत्ता को ईश्वर या गॉड के नाम से नहीं पुकारा, पर इसी परम सत्य का अंश मानव की आत्मा को माना है। तो क्या कहते हैं? वो सत्य या सत्ता को ईश्वर या गॉड का नाम नहीं पुकारते हैं, इसी परम सत्य का जो अंश है मानव, जिसको आत्मा जो है, उसको वो सत्य मानते हैं। प्लेटो के अनुसार इस संसार और जीवन से परे भी एक संसार और जीवन है जो अधिक सत्य, अधिक सुंदर तथा अधिक वास्तविक है। आदर्श जीवन का उद्देश्य शिवत्व, अच्छाई एवं सुंदरता प्राप्त करना बताता है। मानव इतिहास में शिक्षा के संबंध में प्रथम पुस्तक प्लेटो द्वारा रचित रिपब्लिक है। तो पूछा जा सकता है इनकी पहली पुस्तक, तो रिपब्लिक का नाम आता है सर्वप्रथम, जिसे रूसो ने शिक्षा की दृष्टि से अनुपम कृति माना है। तो शिक्षा की दृष्टि से किसने अनुपम कृति माना है? प्लेटो की रिपब्लिक कृति को अनुपम माना है रूसो ने शिक्षा की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त लॉज में भी शिक्षा के संबंध में प्लेटो के विचार मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लॉज नाम सही आ गया। लॉज में भी शिक्षा से संबंधित प्लेटो के विचार मिलते हैं। और तत्कालीन प्रजातंत्र को या कुलीन तंत्र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का साधन बन गई था। जो प्रजातंत्र थे उसको बताते हैं कि राजनीति स्वार्थ पूर्ति का साधन बन गया था, और जड़ यंत्रों, संघर्षों एवं युद्धों की जगह समद श्रवस्ती शासन जो नागरिकों के बीच सद्भावना को बढ़ा सके कि महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने एक नए समाज की रचना आवश्यक माना है। इसी तरह के समाज की रचना का सर्वप्रमुख साधन प्लेटो ने शिक्षा को माना। समाज संघर्ष विहीन तभी होगा जब अपने अपने गुणों के अनुसार सभी लोग शिक्षित होंगे। तो शिक्षा पर महत्व देते हुए उन्होंने कृतियां भी रची हैं। एक दी रिपब्लिक होगी जो उनकी पहली कृति मानी जाती है, और रूसो ने इसे अनुपम कृति माना है शिक्षा की दृष्टिकोण से, और दूसरी इनकी लॉज कृति आती है। प्लेटो ने शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना है, और दी रिपब्लिक में प्लेटो इसे युद्ध का संचालन एवं राज्य के शासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक मानता है। तो जो दी रिपब्लिक में प्लेटो युद्ध और युद्ध का संचालन किस प्रकार हो, और राज्य के शासन जैसे महत्वपूर्ण, जो राज्य का शासन कैसे होना चाहिए, ये शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण इन्होंने अपनी पुस्तक में बताए हैं। दी लॉज में शिक्षा को प्रथम तथा सर्वोत्तम वस्तु माना है जो मानव को प्राप्त करनी चाहिए। प्लेटो शिक्षा को सारी बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का प्रभावशाली साधन मानता है। शिक्षा आत्मा के उन्नयन के लिए आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति में सामाजिकता की भावना का विचार कर उसे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। यह नैतिकता पर आधारित जीवन को जीने की कला सिखाती है। यह शिक्षा ही है जो मानव को संपूर्ण जीव जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का गौरव प्रदान करती है। तो शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण ये हो गया। अब चलते हैं, प्लेटो ने शिक्षा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए हैं। क्या बताए हैं? बुराइयों की समाप्ति एवं सद्गुणों का विकास, सत्यम शिवम, अच्छाई एवं सुंदर की प्राप्ति। तो ये दो इन्होंने शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए हैं। बुराइयों की समाप्ति एवं सद्गुणों का विकास, सत्यम शिवम की प्राप्ति, ठीक है, अच्छाई एवं सुंदर की प्राप्ति, राज्य को सुदृढ़ करना, नागरिकता की शिक्षा, संतुलित व्यक्ति का विकास करना, और विभिन्न सामाजिक वर्गों को सक्षम बनाना। तो ये सारे ही जो उद्देश्य हैं प्लेटो के ये हैं, ठीक है। और जो सब सर्व प्रमुख उद्देश्य है वो बुराइयों को समाप्त कर सद्गुणों का विकास करना और सत्य शिवम की स्थापना करना है।
अब जो काव्य सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या बताते हैं? जो अनुकरण सिद्धांत बताते हैं कि सत्य और जो कला और काव्य वो तिहरी दुगनी पर बताते हैं कि द रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो के काव्य कविता संबंधी विचार प्रकट हुए हैं। तो याद रखिएगा, तो इनकी जो द रिपब्लिक है बहुत महत्वपूर्ण कृति है प्लेटो की, और इन्होंने कविता संबंधी अपने विचार इसमें प्रस्तुत किए हैं। कविता अनुकरण का अनुकरण है, अतः सत्य से दुगनी दूरी पर। तो कविता को बताते हैं कि वो मूल प्रत्यय जो है उसका प्रतिबिंब मात्र है, उसकी छाया मात्र है, इसी वजह से वो सत्य से दुगनी दूरी पर बताते हैं। प्लेटो मूल आदर्श को ईश्वरकृत वास्तविक सत्ता मानते हैं। तो जो ईश्वर के द्वारा रचित है, जैसे मानव का अंश अर्थात उसकी आत्मा, उसको परम सत्य मानते हैं। और दृश्यमान जगत को इस वैचारिक जगत की अनुकृति मात्र मानते हैं। जो दृश्य है, जो दिख रहा है, वो इस वैचारिक जगत की अनुकृति है। चूंकि कविता अनुकृत जगत का अनुकरण करती है, इसलिए त्याज है। तो कविता को त्याज बताते हैं कौन? प्लेटो। प्लेटो कला और अनुकरण कर संबंध तो स्वीकारते हैं, लेकिन अनुकरण को कोई गंभीर कार्य न मानकर उसे अज्ञान, भ्रांति, असावधानी व भ्रांति से जोड़कर देखते हैं, इसीलिए त्याज बताते हैं। तो ये पॉइंट यहां से शुरू होगा। अगला कहते हैं, प्लेटो का मानना है कि कवि हमारे तर्क और मस्तिष्क को प्रभावित करने के स्थान पर वह हमारे हृदय की भावनाओं से खिलवाड़ करता है और हमें अनैतिक बनाता है। इसलिए आदर्श राज्य में कवि का बहिष्कार है और कवि को भी इन्होंने त्याज्य माना है। इसी संदर्भ में प्लेटो का अन्य कथन देखते हैं। क्या कहते हैं प्लेटो? और ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कथन बनते हैं। मैं अपने राज्य में एक मोची को वह स्थान दूंगा जो एक कवि को नहीं दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण कथन है प्लेटो का। प्लेटो की उपयोगितावादी दृष्टि कवि कर्म को नैतिक मूल्यों की अवहेलना से जोड़कर देखती है। यह साहित्य का प्रयोजन उपयोगितावादी में लोक मंगल को मानते हैं। तो उपयोगितावाद को ये सर्वप्रथम स्वीकार करते हैं और लोक मंगल की भावना इसमें का स्वरूप इसमें देखते हैं। यह कविता को ईश्वरीय उन्माद का परिणाम मानते हैं। किसका उन्माद मानते हैं? ईश्वरीय उन्माद का परिणाम मानते हैं कविता को। प्लेटो का अनुकरण यथार्थ वस्तु परक प्रत्यंकन है। तो जो यथार्थ वस्तु परक है उसका प्रत्यंकन करना है प्लेटो के द्वारा। इनका मानना है कि कवि यश और कीर्ति के लिए पाठकों की वासनाओं को उत्तेजित कर आवेगपूर्ण व उन्मादग्रस्त स्थिति का चयन करता है, उसका चित्रण करता है। ट्रेजेडी का कवि हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है और उन्हें पुष्ट बनाता है। अतः कविता और कवि का आदर्श राज्य में स्थान नहीं है। आशा करती हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी थ्योरी। प्लेटो शब्द का अर्थ पूछा गया क्या है? तो प्लेटो शब्द का अर्थ है चौड़ा या चपटा। ठीक है, चौड़ा चपटा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यह वाक्य कहाँ पर अंकित था? तो ये जो था अंकित वो प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ था। ठीक है, कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। अगला कथन है, ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं उन्होंने पैदा हुआ हूं, जंगली नहीं। ये थोड़ा सा स्वतंत्र व्यक्ति हूं, मतलब मैं पैदा हुआ हूं, जंगली नहीं, स्वतंत्र व्यक्ति हूं, दास नहीं, आदमी हूं, औरत नहीं। और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार क्या है? मैंने बताया था आपको, ज्ञान ही सद्गुण है, सत्य ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, सत्य ही सद्गुण है। सही ऑप्शन हो जाएगा सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार है, सद्गुण ही ज्ञान है। सत्यम शिवम की उन्होंने स्थापना की है। जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों की इलाज करना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा में सत्य कथन क्या है? प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक और सर्वव्यापी है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के में व्यक्ति राज्य के लिए राज्य के प्रति उसके कर्तव्य है, अधिकारी नहीं, राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा कि जो उसका कर्तव्य है वो अधिकारी नहीं, राज्य साधन नहीं, राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को अपूर्णता राज्य के अधीन कर देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्मसंयम, आत्मनिषेध आदि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं करता। सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, आधारित होना चाहिए यहाँ पे। और 3 प्लस ये दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 3। दूसरा सही हो जाता अगर इसमें नहीं शब्द ना आता। तो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है होना चाहिए। आगे चलते हैं।
सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, कथन किसका है? तो ये कथन प्लेटो का है। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों पर विभाजित किया है? तो 2 स्तरों पर विभाजित किया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 10। प्लेटो का न्याय मात्र है, एक आदर्श है, व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है, एक अवधारणा है। तो उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है। 11वां है, प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है, संरक्षकों को क्षुधा तत्व से दूर रहना है। सही उत्तर बताना है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। लॉज प्लेटो के राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति है, में कुल कितने स्तवक हैं? तो लॉज जो इनकी कृति है उसमें स्तवक पूछे गए कितने हैं? तो 12 स्तवक हैं, याद रखिएगा, या फिर चैप्टर आप इनको कह सकते हो। इनकी तीसरी तथा अंतिम कृति मानी जाती है दी लॉज। प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? तो दर्शन का पोप कहने वाले हैं कैटलिन। आगे चलते हैं, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीतिक विषय रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है सबसे सुंदर कृति है, किसका मत है? तो यह मत है रूसो का, और रूसो ने ही सर्वप्रथम इन्होंने शिक्षा संबंधी अच्छी पुस्तक माना है रिपब्लिक को, और उन्हीं का ये कथन है। प्लेटो का गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, कथन किसका है? तो कथन है ये कार्ल मार्क्स का, कि प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है। ठीक है, श्रम विभाजन, श्रम का नाम आते ही आप कार्ल मार्क्स को लगा सकते हैं सही ऑप्शन में। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है, किसका कथन है? तो नेटलशिप का कथन है ये। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है एमर्सन का। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, एमर्सन का कथन है, भूलिएगा मत, अच्छा कथन है। प्लेटो को मैं प्यार करता हूं परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु का कथन है। उन्होंने खंडित किया था ना, उन्होंने जो उसका सिद्धांत था, काव्य संबंधी सिद्धांत जो इन्होंने प्रस्तुत किया था। प्लेटो को मैं प्यार करता हूं परंतु सत्य को उससे भी अधिक प्यार करता हूं, ऐसा कथन है अरस्तु का, जो कि शिष्य थे प्लेटो के। शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, किसका कथन है? तो ये प्लेटो का कथन है, शिक्षा बौद्धिक रोगों के लिए बौद्धिक उपचार है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों पर विभक्त किया है? तो 2 स्तरों पर विभक्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके लिए और भी प्रश्न उत्तर मिलते रहेंगे। हिंदी ओशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी प्रकार से आपके जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।